लेकिन इसके बावजूद एक उद्देश्य जिसके लिए हम लगे हुए हैं वो हमारे समक्ष है, और वो केवल टीचर्स का नहीं है, वो पूरे समाज का है। इसलिए हमारे बीच में हमारी युवा नेत्री जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयसी घोष भी मौजूद हैं। हमारे बीच में कर्मचारी आंदोलन के नेता भी मौजूद हैं, और दूसरे भी वक्ता ट्रेड यूनियन से हमारे बीच में आएंगे। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़े समय में ही मैं कुछ बातें आपके सामने साझा करना चाहता हूँ शिक्षा नीति के बारे में। हमारे बैनर पे लिखा हुआ है रिपील NEP 2020 एंड इम्प्लीमेंट इवॉल्व ऑल्टरनेटिव एजुकेशन पॉलिसी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? मैं कुछ बिंदुओं को एक्सप्लेन करना चाहूँगा, और मेरे संबोधन के जो बिंदु हैं वो संक्षेप में आपके किट में भी मौजूद हैं। हम ये विरोध क्यों करना चाह रहे हैं, इस बात को जानने के लिए, वैसे आप सभी जानते हैं क्योंकि आप उस डिस्कोर्स में शामिल हैं। हम सभी लोग जब ये नई शिक्षा नीति को बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई, हम सब लोग उस डिस्कोर्स में शामिल रहे। हमने अपने सुझाव भी दिए, अलग अलग राज्यों में भी दिए, STFI की ओर से भी दिए। हम क्यों वापसी चाहते हैं? शिक्षा नीति पूरे देश का दस्तावेज है, वो किसी पार्टी का नहीं है, वो किसी एक सरकार का नहीं है। पूरा देश क्या है हमारा, ये जानना, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, मणिपुर नागालैंड से लेके जोधपुर या गुजरात में अहमदाबाद सूरत तक, पूर्व पश्चिम बहुत बड़ा देश है, बहुत तरह की विविधता है, इसमें प्लूरल सोसाइटी है। यहाँ पे कोई यूनिफॉर्म एक रूप नहीं हो सकता किसी भी शिक्षा नीति का। लेकिन जो शिक्षा नीति आई, अभी भारती जी ने उसका संक्षेप में परिचय देते हुए कहा कि उसमें केवल 3C है। उसका पूरा लक्ष्य, जिसकी वजह से हमने ये स्लोगन निकाला रिपील, इसको रद्द करो, क्योंकि उसके अंदर कॉमर्शलाइजेशन है, उसके अंदर सेंट्रलाइजेशन है, उसमें कम्युनलाइजेशन है। ये क्यों है, इसको भी जानने की ज़रूरत है। किसी भी देश की शिक्षा नीति जब बनती है तो वो मुख्यतः उस टाइम पे जो रूलिंग क्लासेस हैं उनकी नीतियों को, उनकी आर्थिक नीतियों की प्रतिपूर्ति के रूप में शिक्षा के जरिए वो अपने शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी लक्ष्य उद्देश्य हासिल करना चाहते हैं। आज हमारे देश पे ऐसी सत्ता है जिसको हम कॉरपोरेट कम्युनल नेक्सस, बड़ी पूंजी और सांप्रदायिक ताकतों का गठजोड़ है। उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसको मुख्यतः पूरा करने के लिए नई शिक्षा नीति गढ़ी गई। और इसकी प्रक्रिया में भी आपने देखा, MHRD की ओर से कोई वैकल्पिक पूरी पिछली शिक्षा नीति की समीक्षा करते हुए दस्तावेज नहीं पेश किया गया, बल्कि 2 अलग अलग कुछ पॉइंट्स जारी कर दिए, कुछ एक और कच्चे चिट्ठा जारी कर दिया। उन पे भी किसी को नहीं पता चला किन चीज़ों पे विचार चल रहा है, और अलग अलग जगह पे RSS के संगठनों में उसका विमर्श चलता रहा है, मंथन चलता रहा है, और वही फाइनली आके उसको शेप दे दिया। पूरे देश में क्या बहस है, अलग अलग राज्य सरकारें क्या बोल रही हैं, अलग अलग शिक्षक संगठन, छात्र संगठन, दूसरे स्टेक होल्डर्स क्या बोल रहे हैं, किसी की परवाह नहीं की गई। और जब वो दस्तावेज पूरे देश के समक्ष रखने का सवाल आया पार्लियामेंट में, उस टाइम पे कोरोना का टाइम है, लोगों के सामने उसको बहस का विषय नहीं बनाया, और बिना किसी डिस्कशन के पार्लियामेंट के भीतर भी उसको लागू कर दिया।
हम लगातार टच में थे, उसको देखा, उसके पेचों को देखा, तो उसी के आधार पे हमने ये डिमांड, ये सवाल हमारे सामने उठा, रिपील। क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ थेगलियाँ लगा के कुछ थोड़ा बहुत इसको इम्प्रूव करके लागू किया जा सकता है। इसमें जनता के पक्ष को, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के पक्ष को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया गया है। ऐसा क्यों होता है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। आज के दौर को हम बार बार जब बोलते हैं, संबोधन करते हैं, तो नव उदारवाद बोलते हैं, न्यू लिबरलिज्म का दौर है। न्यू लिबरलिज्म क्या है? एक साम्राज्यवाद का एक तरह से वो समकालीन नाम कह लो आप, साम्राज्यवाद का समकालीन नाम है, जिसमें पूंजी केवल सामान्य तरीके से सरप्लस बटोर के, मुनाफा बटोर के नहीं निर्मित की जाती है, बल्कि डकैती है, छीन लिए जा रहे हैं। इसका मैं एक बहुत ही छोटा एग्जांपल देता हूँ। कोरोना काल में 2020-21 में पूरे देश की इकोनॉमी 23.9% माइनस में चली गई। उसी दौर में अपने देश में जो खरबपति हैं उनकी संख्या बढ़ के 102 से 140 हो गई, जो अब 166 है। और उन 140 लोगों की दौलत उस एक साल में 2021 में $596 मिलियन होके एक साल में डबल हो गई, डबल। आप जस्ट इमेजिन कीजिए, सोच के देखिएगा कि जब मार्केट बंद है, प्रोडक्शन बंद है, उसका वितरण बंद है, डिस्ट्रीब्यूशन बंद है, तो वो पैसा कहाँ से बन रहा है? वो पैसा बन रहा है निजीकरण से। आप एयर इंडिया को बेच रहे हो, आप कोल माइनिंग को बेच रहे हो, आप तेल का निजीकरण कर रहे हो, आप रेलवे स्ट्रक्चर का पूरा निजीकरण कर रहे हो, आप जितना भी पब्लिक सेक्टर उसका निजीकरण कर रहे हो। और वही वो दौर है जिस दौर में सरकार 3 काले कानून लेके आती है खेती के खिलाफ, जमीन को हड़पने के लिए। वही वो दौर है जिसमें लेबर कॉस्ट घटाने के इरादे से पूंजीपति का मुनाफा कम नहीं होना चाहिए, इसलिए लेबर कॉस्ट घटाने के इरादे से 4 लेबर कोड आते हैं। यही वो दौर है, निजीकरण का दौर है। बड़े पूंजीपति को यह लगता है कि शिक्षा एक बड़ा कारोबार हो सकता है, और इसका तथ्य भी है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा पैसा बना कोरोना से संबंधित दवाइयाँ और इंस्ट्रूमेंट बेचने से, सबसे ज़्यादा 24 नए खरबपति पैदा हुए कोरोना के धंधे में। और दूसरा बड़ा पैसा बना ऑनलाइन एजुकेशन से, ऑनलाइन एजुकेशन से। ये बड़ा कारोबार है। नई शिक्षा नीति उसी डिजाइन को आज जो न्यूलिबरलिज्म का प्रतिनिधित्व करने वाली सरकार चाहती है, उसी को अमल में लाने का दस्तावेज है। और आप इसका विरोध करेंगे, वो जानते हैं। छात्र विरोध करेंगे, आप जानते हैं। आपने देखा शिक्षा के सवाल पे, फीस वृद्धि के सवाल पे, सीटें घटाने के सवाल पे, शैक्षणिक माहौल को खराब करने के सवाल पे हमारे सामने जेएनयू में, जामिया में, जादवपुर विश्वविद्यालय में, हैदराबाद में, फिल्म इंस्टीट्यूट पुणे में, कितनी जगह पे छात्रों ने संघर्ष किया। आज टीचर संघर्ष कर रहे हैं। वो इस आवाज़ को दबाने के लिए सेंट्रलाइजेशन, भिन्न भिन्न तरह की जो केंद्रीय संस्थाएं हैं, उनके जरिए राज्यों के जो अधिकार हैं, जो हमारा रिपब्लिक है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है देश का, उसको कमजोर करके सारी ताकतें वो केंद्रीय संस्थानों के अधीन करने का उनका एक एजेंडा है। और दूसरा काम, शिक्षा केवल एक आर्थिक गतिविधि, तात्कालिक इस रूप में ना देखिए कि निजीकरण का प्रश्न है, इसके जरिए पैसा कमाना है, बाजारीकरण के जरिए शिक्षा को कमोडिटी बना के बेचना है। वो तो है, बेच रहे हैं, लेकिन शिक्षा का दूरगामी उद्देश्य भी है। वो है लोगों के माइंड सेट को प्रभावित करना, वर्गीय दृष्टि से वर्गीय चेतना को शिक्षा की विषय सामग्री, उसकी पाठ्यचर्या के जरिए, उसकी पाठ्य पुस्तकों के जरिए, उसके द्वारा जो सूचनाएं, ज्ञान ट्रांजैक्शन होनी है,
उसके जरिए आने वाली पीढ़ियों के माइंडसेट को चेंज करना, यह भी शिक्षा का एक दूरगामी लक्ष्य है। वर्ग शासन को सुदृढ़ करना। केवल बल प्रयोग से शासन बहुत समय नहीं चलता, उसको वैचारिक दृष्टि से उसके समर्थक पैदा करने होते हैं, उसको ठीक मानने वाले लोग बनाने होते हैं। शिक्षा नीति का एक मकसद ये भी है, और इसीलिए उसके पीछे कॉरपोरेट मकसद के अलावा आरएसएस का मकसद, प्राचीन भारतीय गौरव, कहीं वैदिक गणित, सब तरह का पिछड़ापन और भारत का जो इतिहास है उसको निशाने पे लेके उसको बदलना, उसको हटा देना, या उसको अलग अलग बिखरे हुए आइटम्स के रूप में ले लेना, एक उसको निरंतरता में एक तर्कसंगत ढंग से शिक्षा व्यवस्था करने की बजाय ये सब पूरा चल रहा है। ये 3 मैं समझता हूँ मुख्य लक्ष्य हैं जिनके वजह से हम इसका विरोध करते हैं। फिर मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, हालांकि वो मैं कर चुका हूँ पहले, जो शिक्षा नीति के अंदर डिज़ाइन किया गया है, जो डायरेक्टली असल अलग अलग राज्यों में उसका प्रभाव पड़ना भी शुरू हो गया है। मैं हरियाणा से हूँ। हरियाणा में सरकार ने बहुत पहले से, केंद्र के नीति घोषणा करने से पहले ही जब ये प्रक्रिया चल रही थी शिक्षा नीति को बनाने की, उसी दौर में बहुत कुछ शुरू कर दिया था। अभी हमारे साथी जद्दोजहद में सार्वजनिक सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पे मॉडल संस्कृति स्कूल बना के फीस इम्पोज कर दी। प्राइवेट स्कूल को पब्लिक एजुकेशन के लिए जो फंड आया है, उस फंड को प्राइवेट स्कूलों को देने के लिए, भाई जो बच्चा सरकारी को छोड़ के प्राइवेट में जाना चाहता है उसकी फीस सरकार देगी प्राइवेट स्कूल की, और ये कर दिया। बड़े पैमाने पे कॉन्ट्रैक्चुअल भर्ती करने के लिए कौशल रोजगार निगम बनाया, जिसके अंदर टीचर भी भर्ती होंगे, सभी तरह के कर्मचारी उसमें होंगे, सब जगह शुरू कर दिया। और जो स्ट्रक्चर पे कब्जा है वो तो आप देख ही रहे हैं, अलग अलग बोर्ड्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, सब जगह पे आरएसएस के लोग, वो वाइस चांसलर और दूसरे प्रशासनिक पदों पे मौजूद हैं, वो हर चीज़ को प्रभाव डाल रहे हैं। उस नज़र से हम एक एक करके शिक्षा नीति के जो डिफरेंट एरियाज हैं उन पे चर्चा करना चाहेंगे। तो मैं सबसे पहले जो बात करना चाहूँगा, क्योंकि हमारा मकसद केवल ये नहीं है कि भाई हम आलोचना तक अपने आप को सीमित रखेंगे, हमारा मकसद ये भी है कि हम उसका विकल्प क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं, शिक्षा के जरिए हम हासिल क्या करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ चाइल्ड केयर एजुकेशन की। बहुत पहले से जब ये राइट टू एजुकेशन बना, उस समय से ये एसटीएफआई ये डिमांड करती रही है। मैं भी उस टाइम पे एसटीएफआई का पदाधिकारी था जब ये राइट टू एजुकेशन अस्तित्व में आया। उस समय से एसटीएफआई डिमांड करती आ रही है कि परिस्थितियां बदल गई हैं। जब ये एलिमेंट्री एजुकेशन को राइट टू एजुकेशन बनाया जाए, ये बात आज़ादी के समय की है, अब परिस्थितियां बदल गई हैं। इसलिए प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 साल से लेके और 18 साल तक के बच्चे को राइट टू एजुकेशन में शामिल करना चाहिए। बहुत विमर्श भी बहुत चला था, कई दिन की एक वर्कशॉप चली थी कोझिकोड में केरला में, हम भी शामिल हुए थे उसमें, लेकिन वो शेप नहीं ले पाया। अब सरकार ने प्रचार के तौर पे इस शिक्षा नीति की ओर एक और बड़ी दिक्कत है, कोई भी साधारण व्यक्ति जो जागरूक नहीं है, कितना ही पढ़ा लिखा है, जागरूक नहीं है, राजनीति को नहीं समझता, बारीकियों को नहीं जानता, वो इस दस्तावेज को पढ़ के बहुत जगह उसको ऐसा लगता है ये तो है तो ठीक जी, बहुत अच्छी बात लिखी है ये तो। और वो खुद कह रहे हैं कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन बनाना चाहते हैं। छोटे बच्चों को शिक्षा मनोविज्ञान में तरह तरह के परिवर्तन आ गए। हम 3 साल के बच्चे से ही शुरू करके 18 साल के बच्चे को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन देना चाहते हैं, बोल तो ये दिया। और स्कूल और प्री प्राइमरी एजुकेशन को जोड़ के 4 उसकी अलग अलग स्टेप वो बना दिए, फॉर्म स्टेजेस। फाउंडेशन स्टेज जिसमें 3 कक्षाएं प्री प्राइमरी एजुकेशन और 2 कक्षाएं पहली और दूसरी। अब आप देखेंगे इसमें पेच क्या है। पेच इसमें यह है कि अर्ली
चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन इस पहलू को ध्यान देने की बजाय कि इसमें क्या चाहिए, क्या इनोवेटिव चीज चाहिए। बच्चों को आप सामान्य स्कूल के छात्र की तरह नहीं देख सकते, एक 3 साल के शिशु को, 4 साल के शिशु को, 5 साल के शिशु को। उसका शिक्षा मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान बिल्कुल डिफरेंट है। आप वहाँ क्या करें, इनको आंगनबाड़ी, जो पहले से एग्जिस्टिंग सिस्टम है हमारे पास, महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है, आंगनबाड़ी को प्ले स्कूल में कन्वर्ट करेंगे और उससे फर्दर भी एक्सटेंड कर दिया। हरियाणा में तो शुरू हो चुका। जो प्ले स्कूल बनेगा आंगनबाड़ी का वो एनजीओ के पास जाएगा, वहाँ पे टीचर नहीं होंगे। तो ये तो जो पहले व्यवस्था है, ऑलरेडी हमारे पास पहली और दूसरी कक्षा में तो ट्रेंड टीचर का प्रोविजन है, वो भी नहीं रहेगा। उसकी बजाय वो एनजीओ के पास अनट्रेंड टीचर्स के पास जाएगा। हमने कहा ये गलत है। बाल शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको स्कूलों से अटैच किया जाए। आंगनबाड़ी का अगर ऐसी आवश्यकता लगती है, नहीं तो पर दूसरा स्ट्रक्चर बनाया जाए। उनको ही बाल शिक्षा पे 6 महीने की कोई ट्रेनिंग देके आप स्कूलों के साथ, प्राइमरी एजुकेशन के साथ अटैच कर सकते हैं। और हर बच्चे के लिए, क्योंकि बालबाड़ी के साथ भी इसका थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि बालबाड़ी है छोटी छोटी लोकेलिटी के आधार पे। एक गांव में 7-8 भी हैं, हरियाणा के बड़े बड़े गांव में तो 10-10 भी हैं, 15-15 भी हैं। और प्राइमरी स्कूल मान लीजिए वहाँ पे 1 है या 2 हैं। तो सब बालबाड़ी, सब आंगनबाड़ी इसमें नहीं आ सकते, लेकिन इसका एक इंडिपेंडेंट विस्तार की आवश्यकता है। और पहली और दूसरी कक्षाएं वो हर स्थिति में प्राइमरी स्कूल में रहनी चाहिए। ट्रेंड टीचर हो वहाँ सब जगह पे। उन्होंने भी बोला ट्रेंड होंगे टीचर्स। वो जो टीचर ट्रेनिंग वाला कॉन्सेप्ट है थोड़ा बाद में आएगा, वहाँ पे मैं रखूँगा। उन्होंने भी बोला कि टीचर्स ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन ये उनका रूप जो है वो सही नहीं है। इस पे हम इसलिए इसका विरोध करते हैं। अगला पहलू है हमारा विद्यालय शिक्षा को लेके। उसमें कई इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये सिलेबस और वो चीज़ें तो मैं कर चुका बात। उसमें रैशनल कंटेंट की, साइंटिफिक टेम्पर की, तथ्यपूर्ण चीज़ों को सुसंगठित ढंग से पढ़ाने की, वो अपनी जगह उनका महत्व रहेगा। लेकिन स्ट्रक्चरल लेवल पे, ढांचागत आधार पे वो कह रहे हैं फिर अगला ढांचा होगा कक्षा 3 से 5 का। और साथ ही बोल दिया वहाँ पे 30 से कम बच्चों वाले स्कूल बंद होंगे। अब आप देखोगे छोटी छोटी लोकेलिटी में स्कूल हैं। कोठारी कमीशन में, राइट टू एजुकेशन से पहले भी कोठारी कमीशन ने प्राइमरी स्कूल 20 बच्चों पे खोलने का प्रोविजन किया था। 5 कक्षाओं में कुल 20 भी बच्चे हों तो प्राइमरी स्कूल हो सकता था कोठारी शिक्षा आयोग के अनुसार। राइट टू एजुकेशन में उसको 30 कर दिया। वो भी अपने आप में एक पिछड़ा हुआ कदम था। लेकिन अब ये उस 30 को भी क्या करें, 2 कक्षाएं वहां से हटा ली। 2 कक्षाएं हटा ली तो बच्चे कम हो जाएंगे। बच्चे कम हो जाएंगे तो फिर बोलेंगे इनका स्कूल को मर्ज करना पड़ेगा दूसरे स्कूल में। गांव में दूसरा है तो उसमें मर्ज कर दो, नहीं तो आसपास के दूसरे गांव में कर दो, नेबरहुड के गांव में कर दो। नतीजा क्या होगा? क्या इस देश के 90% लोग ऐसे हैं जो 10,000 रुपये महीने से कम पे गुजारा करते हैं? रोज़ हैंड टू माउथ मजदूरी करते हैं। कोई खेती करता है, कोई फेरी लगाता है। वो सुबह अपने काम पे जाएगा कि बच्चे को स्कूल छोड़ने जाएगा दूसरे गांव में, या 3 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा अपने आप चला जाएगा 3 किलोमीटर दूर के गांव के स्कूल में। ये सीधे तौर पे पब्लिक एजुकेशन सिस्टम से पीछे हटने का साक्ष्य है। वो ऐसा करना चाहते हैं। बोलते हैं वो कॉम्प्लेक्स स्कूल्स होंगे, नियर बाई कई गांवों को मिला के कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और संसाधनों के ऑप्टिमम यूज के लिए वो स्टाफ भी और रिसोर्सेज भी उनका आपस में यूज करेंगे। यानी इस दस्तावेज के अंदर ये क्लियर है कि आपके पास संसाधन अपर्याप्त होंगे, सफिशिएंट नहीं होंगे, कम संसाधन होंगे, कम टीचर्स होंगे। उनको 2 दिन आप वहां चले जाओ, 3 दिन आप वहां चले जाओ, 1 दिन आप वहां चले जाओ। सीधे तौर पे स्कूल एजुकेशन से खिलवाड़ करने का है। 6ठी से 8वीं कक्षा अगला स्टेप है, उसको मिडिल बोलते हैं। वो
तीसरी से पाँचवीं को प्रिपेरेटरी बोलते हैं, और छठी से आठवीं को मिडल बोलते हैं। वहाँ पे क्या है उनका रूप? वहाँ पे भी बड़ा विचित्र है। संसाधनों का इस्तेमाल भी होगा, कई विषय छांट लिए, जो क्राफ्ट के, आर्ट के, और उनके साथ कोई वोकेशन भी जोड़ दिए। भाई छठी से आठवीं तक के बच्चे शुरू कर देंगे, यहाँ से +2 तक चलेगा ये वोकेशनल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। वो क्या होगा कि स्कूल हायर करेगा लोकेलिटी से, भी कोई नाई आएगा वो बच्चों को बाल काटना सिखाएगा, कोई मोची आएगा वो जूते ठीक करना सिखाएगा, कोई कारपेंटर आएगा वो लकड़ी का काम करना सिखाएगा, कोई लोहार आएगा वो लोहे का काम करना सिखाएगा। वोकेशनल एजुकेशन के प्रति भी क्या नजरिया है आप देख सकते हैं। कितनी उच्च स्तर की वोकेशनल एजुकेशन चाहिए। पूरी दुनिया को देखोगे तो भारत की स्थिति बहुत खराब है स्किल के मामले में। केवल 2% पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जिनको कोई न कोई हुनर, हाथ का काम आता है, केवल 2%। जबकि यही चीज विकसित देशों में 70-80 से लेकर 90% तक है। इस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, और उसका सीधा प्रभाव अब आप देखेंगे। 1986 में जब शिक्षा नीति बदली तब एक नया आया था मॉडल, वोकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए थे +2 लेवल के, 10वीं के बाद 2 साल की वोकेशनल एजुकेशन। उस टाइम पे भी हमने ये सवाल उठाया था कि ये संस्थान ITI के मुकाबले में, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है, उसके मुकाबले में बहुत ही कम स्तर की साबित होंगी, क्योंकि इनके पास ना तो पूरी तरह ट्रेंड स्टाफ है और ना वो रिसोर्सेज है, मशीनरी है सिखाने के लिए। नतीजा यही हुआ, लगभग पूरे देश में वो वोकेशनल इंस्टीट्यूट नई शिक्षा नीति आने से पहले ही बंद करने पड़े, सब जगह बंद करने पड़े, क्योंकि वो एक तरह का बोझ बन के रह गया। वहां पे कोई ट्रेंड हुआ, उसको कहीं कोई जॉब मिल ही नहीं सकता था, हुनर कोई हासिल उसको होना ही नहीं था। यही अब उससे भी नीचे ले आए कि 10वीं पास बच्चा नहीं, छठी वाले बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन शुरू करेंगे। अब अगली स्टेज पे जो सेकेंडरी है, जिसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लासेस हैं, वहां पे भी पूरी एक खिचड़ी बना दी। सब जगह ये अपनी जगह है मॉडल, इस पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर्चे में लिखा हुआ है। लेकिन एक जो जरूरी बात मैं कहना चाहता हूं वो है टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में। टीचर्स ट्रेनिंग के बारे में पहले सेंटेंस में तो बोल दिया, एक ही तरह की यूनिफॉर्म ट्रेनिंग होगी, चाहे वो फाउंडेशन कोर्स स्टेज हो, चाहे वो प्राइमरी स्टेज हो, प्रिपरेटरी स्टेज हो, मिडिल स्टेज हो, सेकेंडरी स्टेज हो। 4 साल B.Ed का कोर्स होगा इंटीग्रेटेड। वो ग्रेजुएशन की डिग्री भी होगी, वो टीचर्स ट्रेनिंग की डिग्री भी होगी। उसमें बोल दिया 30 तक ये लागू हो जाएगा। 30 से पहले जो ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं उनके लिए 2 साल की, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनके 1 साल की B.Ed भी रहेगी। और उसी पैराग्राफ में 3 लाइन और छोड़ के आगे बोल दिया, यह प्रयत्न रहेगा कि सब जगह ट्रेन टीचर्स हों, लेकिन अगर ट्रेन टीचर्स नहीं मिलते हैं, जो असलियत में होना है, अमल में जो होना है, तो 2 से 3 वीक की ट्रेनिंग, समरी ट्रेनिंग के आधार पे भी बच्चों को पढ़ा सकेंगे टीचर्स। इसका अर्थ यही है। ये जो पूरा प्राइवेटाइजेशन का मुहिम है, NGOs के जरिए 2-2, 3-3 हफ्ते की ट्रेनिंग के नाम पे अनट्रेन टीचर्स, लो पेड टीचर्स, वो जो नव उदारीकरण में बोल रहा था कि लागत खर्च घटे, वो खर्च को यहाँ पे बच्चों की शिक्षा की कॉस्ट पे घटाना है। अनट्रेन टीचर्स का दौर आएगा अगले वाला, और इस बात का ध्यान नहीं रखा जाएगा कि बाल मनोविज्ञान डिफरेंट चीज है, एडल्ट के लिए जो मनोविज्ञान है वो डिफरेंट चीज है। इसलिए टीचर्स ट्रेनिंग का जो डिफरेंट लेवल है, उसके अंदर डिफरेंट सिलेबस है, उसका कोई मीनिंग है, वो भी इग्नोर होगा। फिर वो केंद्रीकरण का विषय भी है कि सेंट्रलाइज्ड परीक्षाएं होंगी एडमिशन के लिए। एडमिशन के लिए भी सेंट्रलाइज्ड परीक्षा होगी, और फिर जब बच्चे एंटर हो गए हमारे पास, 3री क्लास, 5वीं क्लास, 8वीं क्लास, 10वीं और 12वीं ऑलरेडी है,
5 क्लासों की सेंट्रलाइज्ड परीक्षाएं होंगी। बोल दिया एक जगह पे कि राज्य अपने ढंग से ऑर्गेनाइज कर सकेंगे, लेकिन वो केंद्रीय पैटर्न से डिफरेंट नहीं होगा। उसी डॉक्यूमेंट में बोल दिया कि राज्य कर सकेंगे परीक्षाएं अपने ढंग से। इसका अर्थ यह बचता है कि उनकी शेड्यूलिंग टाइम शेड्यूल डिफरेंट हो सकती है, लेकिन परीक्षा के कंटेंट डिफरेंट होंगे। इस बात पे बहुत चर्चा अलग ढंग से हो चुकी कि जब इस देश के अंदर इतनी ज़्यादा विविधता है भाषा को लेके, 22 भाषाएं तो संविधान में मान्यता प्राप्त हैं, और वैसे तो 1000 के करीब भाषाएं बोलियां लोग बोलते हैं यहाँ पे। ज़्यादातर स्टेट में पहनावा, कल्चर, रीति रिवाज, तीज त्योहार, लोकल जो विशिष्टताएं हैं हर राज्य में वो लगभग डिफरेंट हैं। उसका यूनिफॉर्म कैसे हो सकता है? यूनिफॉर्म पैटर्न ना पढ़ाई का हो सकता, ना पाठ्यक्रम का हो सकता। अभी काम चल रहा है आजकल एनसीएफ बनाने पे, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, उस पर काम चल रहा है। वहां तक का काम हम समझते हैं कि केंद्र सरकार एमएचआरडी कर सकता है कि वो एनसीएफ बनाए। हालांकि उसको भी एनसीएफ बनाते हुए भी इंक्लूजन और प्लूरलिटी देश की वो शामिल होनी चाहिए उसके अंदर। अगर वो शामिल नहीं होगी तो फिर वो भी एक तरह से एक सार सिस्टम को इम्पोज करने वाली बात है। लेकिन इससे आगे का काम तो एनसीएफ के बाद का काम, यानी पाठ्यक्रम बनाना एनसीएफ की संगति में, और उस पाठ्यक्रम की संगति में पाठ्यपुस्तकें बनाना, रीडिंग मटेरियल्स तैयार करना, ये तो स्टेट्स का अधिकार है। पूछ नहीं रहे किसी राज्य सरकार से आपको क्या चाहिए। एक पूरा ऐसा सिस्टम जिसको वो अपने विचार को, अपनी विचारधारा को, अपनी सोच को लादना चाहते हैं, और उसका बड़ा हिस्सा है एक तरह से अंधविश्वास को प्रमोट करने वाला। आपने देखा है पिछले दिनों प्रधानमंत्री सब हर चीज़ के विशेषज्ञ हैं वो, चाहे शिक्षा के बात में कर लो, और वो बोल देते हैं यहाँ पे तो सर्जरी बहुत पुरानी थी, तभी तो हाथी पे आदमी का सिर लगा दिया। ऐसी बेतुकी बातें जिनका कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, जो तार्किक दृष्टि से भी कोई समझ नहीं सकता, वो कंटेंट आप शिक्षा की विषय वस्तु के रूप में बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो क्या कर रहे होंगे आप देश का नुकसान कर रहे होंगे। हायर एजुकेशन पे देख लीजिए। हालांकि मैं समझता हूँ कि आईसीआई हैं वो बहुत ज़्यादा उस पर बोल सकती हैं, मैं ज़्यादा उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हायर एजुकेशन में कई साल पहले से ही निजीकरण का, कॉमर्शलाइजेशन का शुरुआत हो गई थी। स्कूल एजुकेशन में थोड़ी देर से हुई है, हायर एजुकेशन में बहुत पहले शुरू हो गई थी। आज उसके पूरे सिस्टम को मैं एक वानगी के तौर पे कर रहा हूं। अनुदान के मामले में बोल दिया, ये जो एक्रीडेशन होती है ग्रेडिंग संस्थाओं की, इसके आधार पे सरकारी अनुदान मिलेंगे, उसमें निजी, विदेशी या सार्वजनिक पब्लिक सेक्टर का यूनिवर्सिटी, कोई भेदभाव नहीं होगा। और यह भी बोल दिया कि ज्यादातर संस्थाओं को, शिक्षण संस्थाओं को अपने लिए संसाधन जुटाने के लिए खुद पहल करनी पड़ेगी। खुद पहल क्या करनी पड़ेगी भाई? आप कॉमर्शलाइज करो, आप स्टाफ, टीचर्स वहाँ पे लो पेड कॉन्ट्रेक्चुअल लोग रखो। अभी बहुत हो गया, मुझे सारे देश का तो नहीं पता, लेकिन एक दिन आंकड़े आए हुए थे 34% से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़ी हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। अभी 3-4 दिन पहले पेपर में था, 34% सीट खाली पड़ी हैं प्रोफेसर्स की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में। हरियाणा में जो हम देखते हैं लगभग 50% से ज़्यादा टीचर्स यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे हैं, ठेके पे लगे हुए हैं। रिसर्च इससे प्रभावित होगी, आपके पास रिसर्च के लिए फंड नहीं होगा, या रिसर्च किसी उद्योग से लिंक्ड होंगी, वो उसमें लिखा ही गया है रिसर्च के लिए फंडिंग उद्योग करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसका अर्थ यह भी है कि वो जो इंडिपेंडेंट रिसर्च का एरिया है,
यूनिवर्सिटीज जिसकी पहचान है वो बंद हो जाएगा। सोशल साइंसेज में, लैंग्वेजेस में, दूसरे हिस्सों में, कुछ टेक्निकल या उद्योग से जुड़े प्रबंधन वगैरह में के लिए वो फाइनेंस करेंगे, बाकी कोई चलेगा तो वो वही सेल्फ फाइनेंस चलेगा। पूरे स्ट्रक्चर को बहुत तरह से वो तबाह करने की कोशिश है। उस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद है और बहुत डायरेक्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है आईसी का, और वो जद्दोजहद में है, स्ट्रगल में है, वो रखेंगी आपके सामने हायर एजुकेशन की तस्वीर को भी। ये पूरा बना हुआ है ढांचा। इस पूरे सिस्टम पे जब ये ढांचा बना हुआ है, हम एसटीएफआई भारती जी ने एक बात शुरू में रखी कि इसके विरोध में एक जो जागृति अभियान है, जो चेतना है, ये कैसे खत्म होगा? बहुत से लोग, आप जमीन से आए हैं, आप जिस गांव में पढ़ाते हैं, जिस गांव से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपको मालूम है अच्छी तरह से, मेरे से ज़्यादा बेहतरीन ढंग से, कि अधिकतर बड़े हिस्से में लोगों को ये मालूम नहीं कि इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है शिक्षा नीति में। अब जब स्टेक होल्डर को ये मालूम नहीं कि इसमें अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो हरियाणा का एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूं। अब ये सरकार ने बोला कि हम फीस देंगे, आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेज दो, तो गरीब आदमी ये महसूस करता है कि ठीक है, मेरे बच्चे को पढ़ने का मौका मिल रहा है। वो ये नहीं देख पा रहा है कि ये भी एक तरह का ट्रांजिटरी पीरियड है, ये कुछ समय के लिए है। जब ये रसोई गैस को सब्सिडी छोड़ने का आह्वान किया था सरकार ने, याद होगा आपको, उस टाइम पे 150-200 रुपये सब्सिडी मिलती थी सिलेंडर पे। 420-25 रुपये का सिलेंडर था, उसकी 600 के करीब कीमत थी, बाकी पैसे सब्सिडी खाते में आती थी। लेकिन उसका क्या हुआ? अब तक आते आते वो 6 रुपये 5 रुपये सब्सिडी पे आ गया, और गरीब आदमी को भी 1060 रुपये का सिलेंडर खरीदना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ऐसे ही एजुकेशन, जो आज सरकार सोच रही है कि अपना ढांचा खत्म कर दो, अपना ढांचा खत्म कर दो, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को वीकन करके इसको ये कह दो कि ये तो खराब हो चुका, नहीं चलने वाला, और प्राइवेट को हम थोड़ा प्रोत्साहन देंगे। ये प्रोत्साहन भी ट्रांजिटरी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, 1986 में नई शिक्षा नीति जब उस टाइम की आई, नई शिक्षा नीति तो हम कह देते हैं नई आई, वैसे तो वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, फिर उसको 92 में अपडेट किया थी। उस टाइम से पहले हमारे राज्य में प्राइवेट स्कूल भी गवर्नमेंट एडेड थे, जैसे बड़ा हिस्सा केरला में आज है, शायद बंगाल में भी यही मॉडल है, मतलब सरकारी स्कूल है या गवर्नमेंट एडेड स्कूल है। हरियाणा में भी यही था। 86 की नीति में ये नियम बन गया कि अनएडेड प्राइवेट स्कूल भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड वो बने। और तब ये धुआंधार प्रचार किया गया कि सरकारी स्कूल में क्वालिटी नहीं है, गुणवत्ता नहीं है शिक्षा की। ये सवाल खड़ा किया गया। अब अगर आप इस 35-36 साल के अरसे को देखो तो अब क्या है, वो जो प्राइवेट स्कूल है वहां पे उसको भी अब रिजेक्ट कर दिया गया है। बच्चे का नाम किसी स्कूल में दाखिल होगा प्राइवेट में, वहाँ पे आप 50,000, 1 लाख, 2 लाख जितनी भी फीस है वो भरेंगे, और वो बच्चा पढ़ने जाएगा किसी कोचिंग सेंटर पे, और कोचिंग सेंटर की आप अलग से फीस देंगे। इसका अर्थ क्या है कि जिसको क्वालिटी बताया गया था उस दिन, अब उसकी जगह पे उसको भी कह दिया कि यहाँ पर भी काम नहीं चलेगा, कोचिंग सेंटर पे जाओ। और कोचिंग सेंटर में भी अब मैंने अभी संकेत किया था कि कोविड के दौर में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर की कमाई ऑनलाइन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म्स ने की है। वो थोड़े से दिन में ऑनलाइन कोचिंग सेंटर के बड़े बड़े कॉरपोरेट प्लेटफॉर्म्स मैदान में आ जाएंगे। हमारे देखते ही देखते इस इलाके में आकाश का बड़ा नाम था, जो उत्तर भारत में आसपास रहते हैं सब जानते होंगे, दिल्ली के आसपास आकाश का बड़ा नाम था। अब आकाश कहाँ गया? आकाश को टेक ओवर कर लिया बायजूस ने। वो एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया।
ऑनलाइन एजुकेशन का। ये डिजिटल खाई भी पैदा करेगा। ये जो पूरा दस्तावेज है, इससे ये तो जाहिर है कि ये डिजिटल खाई भी पैदा करेगा। इसकी जगह हो क्या, इसकी जगह विकल्प क्या हो, जो हम ऑल्टरनेटिव की बात कहते हैं, वो क्या बने। और उसके लिए फिर अगला कदम है जो आप प्लान करेंगे संगठनों की ओर से, एसटीएफआई की ओर से, कि हम लोगों को कैसे मोबिलाइज करें इस ऑल्टरनेटिव के लिए। हमारा ये कहना है कि कॉमन स्कूल सिस्टम विकसित किया जाए, नेबरहुड स्कूल के कॉन्सेप्ट के आधार पे, टोटली गवर्नमेंट फंडेड हो, सब टीचर्स ट्रेंड हों, 3 साल से लेकर 18 साल के बच्चे तक की शिक्षा पे 1 पैसा भी नहीं लगना चाहिए। टोटली गवर्नमेंट फंडेड हो, वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पूरा जरूरत के मुताबिक स्टाफ वहाँ पे हो, सब स्टाफ ट्रेंड हो, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल ना हो, फुल पे स्केल में हो। एक विकल्प है, हमने कहा था तब। हायर एजुकेशन वो सब्सिडाइज्ड हो, उसमें बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार करे, छात्रावास सब बच्चों के जो भी हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। अब कितनी बड़ी प्रॉब्लम है दिल्ली में, तो इवन शायद जेएनयू में भी हो चुकी, बच्चों को आ रहे हैं, एडमिशन भी हो गया, छात्रावास नहीं मिलता। बाहर ऐसी अकोमोडेशन मिलना भी सस्ते में संभव नहीं है। छात्रावास हों, स्कॉलरशिप्स हों, फ्रीशिप हों, लाइब्रेरी हों, सब संस्थाओं में वाईफाई फ्री हो, हायर एजुकेशन फुल्ली सब्सिडाइज्ड हो, ताकि जितने भी बच्चे हायर एजुकेशन में एंटर करना चाहते हैं वो इस बात से ना रुक जाएं कि उनके पास संसाधन नहीं है। ऐसी विकल्प होना चाहिए। तीसरी बेसिक बात मैं जो कहना चाहता हूं शिक्षा के बारे में, ऑल्टरनेट के बारे में, वो है शिक्षा के बेसिक मिजाज से मतलब। शिक्षा का काम क्या है? शिक्षा बेसिकली अंधविश्वास के खिलाफ एक चेतना जगाती है, एक इनलाइटेंड सोसाइटी, प्रबुद्ध समाज का निर्माण करती है। उसकी विषय वस्तु वो तर्कशील हो, वो साइंटिफिक टेम्पर पैदा करने वाली हो, वो तथ्यों पे आधारित हो, वो अलग अलग राज्यों में जैसा हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से फ्लेक्सिबल हो, हर राज्य को अपने ढंग से उसके अंदर एडजस्ट करने की लोकल विशेषताओं को पाठ्यक्रम में, पाठ्यचर्या में गुंजाइश हो, ऐसी हो। और एक क्वेश्चन बहुत बड़ा शिक्षा से जुड़ा हुआ, वो है एजुकेशन का। सरकार ने भारतीयता के नाम पे, आप हैरान होंगे, पूरे डॉक्यूमेंट में 62-63 पेज का अंग्रेजी में डॉक्यूमेंट है यो एनईपी का, एक बार भी सेकुलरिज्म शब्द नहीं है, एक बार भी रिजर्वेशन शब्द नहीं है। उस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर बांग्ला भाषा का, पंजाबी का, उर्दू का नाम तक भी नहीं लिया गया है। देश की बहुलता का सम्मान, उसके लिए स्पेस, सब भाषाएं समान हैं। यहां पे पूरी कोशिश क्या है, घेर घोट के इधर उधर की बातें करके हिंदी संस्कृत, हिंदी संस्कृत, जबकि सब भाषाएं जो भी संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं वो इक्वल हैं, उनको मान्यता मिले उसमें। ये हमारा ऑल्टरनेट है। और अंतिम बात जो मैं कह के कंक्लूड कर रहा हूँ, बारीकियाँ आप डिटेल में इस पर्चे में जो संबोधन के बिंदुओं पे मैंने लिखा उसमें मौजूद हैं। और हरियाणा में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने एक छोटी सी पुस्तिका कॉन्फ्रेंस के टाइम प्रकाशित की थी, वो यहाँ अवेलेबल भी है, बाहर सस्ती है, शायद 15-20 रुपये की, कितने की है, वो उपलब्ध है यहाँ पे, वो भी आप ले सकते हैं। मैं जो अंतिम बात कहना चाहता हूँ वो ये सब करने के लिए आपको +2 तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करना है, और आपको हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन को सब्सिडाइज करना है। इसके लिए रिसोर्सेज चाहिए, ये खर्चा नहीं है। एजुकेशन पे जो पैसा हम लगाते हैं वो एक्सपेंडिचर नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है डेवलपमेंट के लिए। अगर हमारे देश के तमाम बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उन विकास की जो गुणवत्ता है, काम करने का जो कौशल है,
उनका जो इनलाइटनमेंट लेवल है वो भी बढ़ेगा। इसलिए शिक्षा पे जीडीपी का 6%, केंद्रीय बजट का कम से कम 10% और राज्यों के बजट का कम से कम 30% इन्वेस्टमेंट, ये पैसा प्रबंध किया जाए। लोग कह सकते इतना पैसा कहाँ से आएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले 120 कॉरपोरेट की दौलत की चर्चा की थी, 140 की। अभी एक ताज़ा आंकड़ा है, देश के केवल 10 बड़े पूंजीपति वो 57%, 57% पूंजी के स्वामी हैं। अगर इस कॉरपोरेट सेक्टर पे जो 166 है, वैसे तो और बड़े लोग भी इसमें बहुत हैं, मतलब ये संख्या 10 लाख तक भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। अगर इस कॉरपोरेट सेक्टर के बड़े हिस्से पर केवल 1% एक्स्ट्रा टैक्स लगा दिया जाए तो आप ये जो खर्चा मैंने बताया है बहुत आराम से पूरे देश के तमाम बच्चों को फ्री एजुकेशन दे सकते हो। इवन यूनिवर्सिटी तक भी आप फ्री एजुकेशन दे सकते हो, इतना पैसा बनता है। मैच करना हो बजट जब आएगा या पिछले बजट के आंकड़ों से आप मैच कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, सरकार वहाँ तो छूट दे रही है। 2021 तक कॉरपोरेट टैक्स था 30%, 20 तक 30%, 21 में उसको 22% कर दिया और इस बजट में उसको और कम करके 15%, 15% कर दिया। वहां पे छूट दे रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिनके पास पैसा है उनसे आप डायरेक्ट टैक्स लगा के थोड़ा पैसा, केवल 1% भी टैक्स लगा दें तो आप सबको फ्री एजुकेशन दे सकते हैं। आधा %, 1.5% लगा दें तो आप सबको हेल्थ फैसिलिटी भी फ्री दे सकते हैं। ये होने वाला काम है, लेकिन हमारे कहने से नहीं होने वाला है। इसके लिए भारी जन समर्थन और मिलिटेंट स्ट्रगल्स की जरूरत है। वो काम इन पूरे पहलुओं की बारीकी को बिल्कुल साधारण जन भाषा में हम लोगों में लेके जाएं, स्टेक होल्डर्स में लेके जाएं और उसके आधार पे हम मोबिलाइज करें, लोगों को लड़ाई में उतारें, तो सरकार को मजबूर किया जा सकता है ऑल्टरनेटिव शिक्षा नीति बनाने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद।